नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है ड्रीम डोज पे। और ये आपका 7th प्रैक्टिस सेट होगा, चाहे आप दरोगा मेंस दे रहे हो या इन्फोर्समेंट एसआई दे रहे हो। एक एक क्वेश्चंस ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया है यहाँ से एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। पेपर मैंने ऑलरेडी आपके लिए एनालाइज कर दिया है। अगर बिहार दरोगा हो चाहे एक्साइज का हो तो वो आपको जरूर देख लेना है, अगर आप बिहार दरोगा मेंस दे रहे हो तो। ठीक है, एक एक चीज मैंने एनालाइज किया उसमें, अगर उन चीजों को आप फॉलो करते हो मेटिकुलसली, एकदम एक एक चीज बारीकी से चीजों को फॉलो करते हो, देन नोबडी कैन स्टॉप यू टू क्रैक दिस एग्जाम। ये लिख लो आज डेट, ये बात मेरा रिकॉर्ड करके रख सकते हो। जो चीज मैंने उसमें बताया, अगर वो चीज को आप सही से फॉलो करते हो आप अमोंग दी टॉपर होगे। ठीक है, आज जो हम लोग ये क्वेश्चंस करने वाले 40 क्वेश्चंस होंगे, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स के 7 क्वेश्चंस होंगे, और जितने भी और रिमेनिंग क्वेश्चंस है जीएस के वो आपको डायरेक्टली फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर होंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। 35 अगेन आज आपका कटअप रहेगा, तो मुझे कमेंट करना है कि आपने आज कितना स्कोर किया है। ठीक है, ये दोनों के लिए एनफोर्समेंट एज वेल एज बिहार दरोगा मेंस। अगर आप बिहार दरोगा मेंस दे रहे हो और चाह रहे हो कि आपको 80+ स्कोर करना है, मैं बहुत पहले एनालिसिस करवा चुका है इसको। बैच 2 अभी चल रहा है। अगर अभी तक आपने इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, ये आपका मैथ्स एंड रीजनिंग का स्पेशली क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, पूरा का पूरा इस कोर्स में मैं आपको बहुत ही बेसिक से एग्जाम लेवल तक पढ़ा रहा हूँ। आपको नॉमिनल चार्जेस में यहाँ आपको व्हाट्सएप करना है और ये कोर्स ज्वाइन कर लेना है। इस बार चूकना नहीं है, सिंपल सी बात है। 80+ अगर आप स्कोर करना चाहते हो तो आपको मैथ्स एंड रीजनिंग में मैक्सिमम स्कोर करना है। इस नंबर पे मैसेज करके आपको ये ज्वाइन कर लेना है। बैच 2 में अभी आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो, तो पहला क्वेश्चन बोलता है तोहरा, ठीक है, इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपको नहीं पता हो, बट ये इंपॉर्टेंट है कि आप एलिमिनेशन टेक्निक आप यहाँ यूज करोगे। तोहरा आपको नहीं पता है, पर आपको पता है कि गीता जो है हमारा पवित्र ग्रंथ है हिंदुओं का, ईसाई का बाइबल है। ठीक है, तो ये दोनों तो नहीं होगा। ठीक है, बच गया आपका ये दोनों, तो 50-50 आप 50% चांसेस है कि आप सही कर लोगे। तो इसका जो सही उत्तर है तोहरा जो है ये किस धर्म का है, तो यहूदी धर्म का ये एक क्या है, पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो प्लीज नीचे बताएगा आज आपने कितना स्कोर किया। एशिया में, ठीक है, एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोप संघ का सदस्य है। यूरोप संघ दैट मीन्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश वालों लोग के लिए मैं लिखते हुए चलूंगा, इसको हम लोग बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो तुर्की जो है एशिया में होते हुए भी ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। यूरोपियन यूनियन के बारे में पता होगा कि जिससे बहुत सारे कंट्री का एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो तुर्की एक ऐसा कंट्री है जो एशिया में होते हुए भी यूरोप एक अलग कॉन्टिनेंट है पर उसका पार्ट है। तो सबसे पहले तुर्की आंसर है इसका, और इसका आपको पता होना चाहिए कि इसका कैपिटल एंड करेंसी क्या है। ठीक है, तो इसका जो कैपिटल है आपको पता होना चाहिए, जो इसका कैपिटल हो जाएगा आपको अनाकारा, और इसका जो आपका करेंसी है वो है आपका लीरा। ठीक है, तो इसको मैंने ट्रिक से ऐसे आपको याद करवा दिया, ट्रिक वाले कोर्स में जाके देख लीजिएगा कैपिटल एंड करेंसी में। ठीक है, अनकारा, ठीक है, इसका ये कैपिटल है और करेंसी है इसका तुर्किश लीरा। ठीक है, तो अनकारा याद रखोगे, ANKRA अनकारा, और लीरा इसका आंसर क्या था, तो तुर्की इस क्वेश्चन का आंसर था। भोपाल गैस जो ट्रेजिडी हुआ था के लिए कौन सा बहुराष्ट्रीय मतलब कौन सा कंपनी उसका जिम्मेदार था। देखो, इससे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी ये कब हुई थी, तो आपको याद रखना है ये मिडनाइट था, दिसंबर का महीना। ठीक है, 1984। ठीक है, और एग्जैक्टली डेट पूछ जाए तो 2-3 दिसंबर। ठीक है, मतलब मिडनाइट जो था 2 दिसंबर को स्टार्ट हुआ, 3 दिसंबर तक ये पूरा ट्रेजिडी हुआ। तो 2 से 3 दिसंबर, मेनली आपको 3 दिसंबर देगा, दिसंबर 1984। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा ये डेट, दिसंबर 1984। दूसरा पूछा जाता है इसमें जो गैस लीक हुआ था वो कौन सा गैस था, तो आपको याद रखना है मिथाइल क्या, आइसोसाइनाइड। ठीक है, क्या था आपका, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये दूसरा। और तीसरा कौन सा कंपनी इसमें था, तो ये था आपका यूनियन कार्बाइड। देखो, ये सब क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के, तो बहुत ही, अब जो भी इस क्वेश्चंस को देखा होगा हंस भी दिया होगा। बोलो क्यों, देखो यहाँ पूछ रहा है कि वो कौन सा मतलब गैस निकला था, दैट मीन्स केमिकल रिलेटेड चीज था वो। नोकिया क्या है, एक आपको पता है टेक बेस्ड कंपनी है। टोयोटा जो एक आपका मोटर बेस्ड कंपनी, मतलब कार बनाती है। यूनिलीवर के बारे में आपको पता होगा, ये बहुत सारी चीजें बनाती है बट केमिकल नहीं बनाती एटलीस्ट। ठीक है, तो इसका होगा यूनियन कार्बाइड। ठीक है, और गैस कौन सा था, मिसाइल आइसोसाइनाइड। कब हुआ था, दिसंबर 1984। नेग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है, ठीक है, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका में। और नॉर्थ अमेरिका को एग्जैक्टली पूछ लिया, कॉन्टिनेंट अगर पूछेगा तो क्या बोलोगे, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, और कंट्री अगर पूछ लिया जाए तो USA।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूएसए। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, मतलब जो टैगलाइन पूछ रहा है, ठीक है, वो इंग्लिश वाले लोग के लिए पूछ रहा है कि आपका टैगलाइन क्या है आपका इंडियन एयरफोर्स का। सबसे पहले आप एक चीज याद रखोगे 1584। अगर आपको पूछे कि आर्मी डे कब मनाया जाता है तो 15 जनवरी। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है तो 8 अक्टूबर, ठीक है। और नेवी डे कब मनाया जाता है तो 4 दिसंबर। तो पहले तो आप एक डेट याद रखोगे, मेरे साथ बोलोगे 1584, फिर से बोलो 1584। 15 जनवरी को आपका आर्मी डे, 8 अक्टूबर एयरफोर्स डे और 4 दिसंबर आपका नेवी डे। तो इसका जो टैगलाइन है आपका एयरफोर्स का वो है आपका टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी, ठीक है। इनमें से कौन ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है? देखो ब्रिक्स जो है एक्चुअली 2009 में बना था, ठीक है, 2009 में बना था। बेसिकली इसमें क्या है कि 4 आपका ब्रिक्स के बारे में सबसे पहले तो आप यही याद रखना कि इसमें जो है 4 यहाँ ब्रिक्स बी होगा, आई थिंक एस बी होगा, यहाँ जो था एस छूट गया, ठीक है। तो यहाँ ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है, ठीक है। तो एस बी होना चाहिए, यहाँ एस शायद क्वेश्चन में था नहीं लिखा हुआ है तो ये गलत है, ठीक है, यहाँ एस बी होगा। निम्न में से कौन सा ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है? देखो तो ये आपका ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये जो है आपका ब्रिटेन जो है इसका पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कब बना ये? 2009 में ये बना था। आरटीआई कानून पता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये कब प्रभाव में आया, कब इंप्लीमेंट हुआ, कब लागू हुआ? तो 2005 में। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन मतलब जो ज्वाइंट सीटिंग होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ज्वाइंट सीटिंग, ठीक है, क्या बोलते हैं? ज्वाइंट सीटिंग। तो जो ज्वाइंट सीटिंग होता है, ठीक है, जो ज्वाइंट सीटिंग होता है लोकसभा एंड राज्यसभा का, ठीक है, राज्यसभा का, लोकसभा एंड राज्यसभा का, तो उसका जो हेड कौन करता है, मतलब उसको अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आपको याद रखना है, वो है आपका लोकसभा का स्पीकर। बट अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करेगा तो वो पूछेगा कि ये जो ज्वाइंट सीटिंग होता है, लोकसभा संयुक्त अधिवेशन जो होता है लोकसभा राज्यसभा का, इसको बुलाता कौन है? ठीक है, तो आपको याद रखना है वो बुलाता है प्रेसिडेंट, पर इसको अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर। अब मुझे नीचे आप लोग कमेंट करोगे जल्दी से, इसका आर्टिकल मतलब कौन से अनुच्छेद में ये मेंशन है, कौन सा चीज, कौन से अनुच्छेद में मेंशन है, ये कौन सा आपका भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की, ठीक है। तो ये अध्यक्षता मतलब जो ज्वाइंट सीटिंग होता है कौन से आर्टिकल के अंदर होता है, ये अनुच्छेद के अंदर होता है, ये मुझे आप कमेंट करोगे। इन दोनों में सबसे बाहर की और कौन सा रंग होता है? तो देखो 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 7, VIBGYOR। तो बाहर जो होता है सबसे वो होता है आपका रेड, सबसे अंदर कौन सा होता है आपका वायलेट, ठीक है। अब एक चीज आपको यहां समझना है कि जो लाल का जो होता है सबसे ज्यादा, अगर पूछा जाए सातों रंग में से सबसे ज्यादा तरंग धैर्य मतलब वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका होता है? तो लाल का। सबसे कम किसका होता है? वायलेट का। वेवलेंथ आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो उसमें जो क्या होगा, डिस्पर्सन बहुत कम होगा। डिस्पर्सन क्या होता है? मतलब जो रंग में फटाव होता है वो बहुत कम होगा। इसलिए जितना भी डेंजर सिग्नल जो बनाया जाता है वो हमेशा लाल रंग से, क्योंकि ये बहुत दूर से दिख जाता है। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ किसमें ज्यादा होता है? तो लाल में, ठीक है। इससे क्या होता है? तो रंग में फटाव या डिस्पर्सन बहुत कम होता है। फ़ारेनहाइट तापमान ऊपरी तथा निचली बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? ये होता है 180। अब बोलोगे कैसे? तो देखो अगर मैं फ़ारेनहाइट स्केल अगर मैं ड्रॉ करता हूँ ना, तो ये जो वेरी करता है एक्चुअली, ये वेरी करता है आपका कहाँ से कहाँ तक? तो 32 से लेके 212 तक, ठीक है। ये जो होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, मतलब यहाँ क्या होता है, ये जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, ठीक है, जम जाता है। और ये जो होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है, यहाँ भाप बनने लगता है। और इन दोनों का डिफरेंस लोगो तो टोटल आएगा आपका 180, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो वेरी करता है 32 से लेके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है। एक फॉर्मूला आप इसके साथ याद रखिएगा, F-32/9 = C/5। तो अगर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस जाना है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, तो ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होता है, ठीक है। तो ये आप जरूर याद करके रखिएगा। ये कुछ क्वेश्चन जो थे अभी तक आपने देखा, ये डायरेक्टली फ्रॉम द पेपर थे। कौन सा मैं बता देता हूँ। ये जो पेपर अभी मैंने 10 क्वेश्चन जो बेहतरीन क्वेश्चन मैंने लिया है, ये था आपका एनफोर्समेंट एसआई का जो 2012 में हुआ था, ठीक है। अब जो मैं यहाँ क्वेश्चन आपको करवाऊंगा ये होगा आपका बीएसएससी जो डिफरेंट जो बिहार में जितने भी एसएससी द्वारा, बिहार एसएससी के द्वारा जो क्वेश्चंस करवाए गए उसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक बार
पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर लगा लेते हो, नोबडी कैन स्टॉप यू टू क्रैक एनी वन डे एग्जाम जो भी बिहार में होता है, ठीक है। देखो अरुणाचल प्रदेश में वालंग देश के अंतिम पूर्वी छोर पर स्थित है, ठीक है, पता है वालंग जो है लास्ट ईस्ट पॉइंट पे, ठीक है, पूर्वी, जबकि द्वारिका गुजरात में देश के अंतिम पश्चिम छोर पे है। दोनों स्थानों में सूर्योदय के समय में क्या अंतर होगा? देखो ये तो आपको पता है कि सबसे पहले जो सूर्य, लैंड ऑफ द राइजिंग सन, मतलब जो सबसे पहले सूर्य उदय होता है हमारे देश में वो होता है अरुणाचल में। तो ये तो सिंपल है कि इसका आंसर क्या होगा, वालंग होगा, क्योंकि वालंग अरुणाचल में। अब ये क्या होता है कि 2 घंटा पहले यहाँ निकल जाता है। अब ये कैसे डिसाइड होता है? तो इसके लिए आपको ये चीज़ पता होना होगा कि जो हमारा प्राइम मेरिडियन होता है, ठीक है, जहाँ से हमारा टाइम डिसाइड होता है, वो ग्रीनविच मेन टाइम से 5.5 घंटा आगे होता है। तो यहाँ से जो ये जो प्राइम मेरिडियन गया है, जो नैनी से इलाहाबाद से, ठीक है, इस पे हमारा चीज़ डिसाइड होता है, उसी से हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, कितना वो लेटीट्यूड पे है, ये सब पे हम लोग निकालते हैं इसको। आपको ज्योग्राफी में अगर मैंने टाइम मिला तो मैं इसको बताऊंगा, बट अभी आपको इतना याद रखना कि वालंग में 2 घंटा पहले होता है, ठीक है, समझ में आया? इसका एक चीज और जिससे क्वेश्चन पूछा है मैं वो जल्दी से बता देता हूँ कि सबसे ऊपर, सबसे नॉर्थ का जो लास्ट पॉइंट, सबसे इंडिया का जो लास्ट पॉइंट है नॉर्थ में, वो है आपका इंदिरा कॉल, और साउथ में जो लास्ट पॉइंट है ये क्या है आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है, और जो सबसे ईस्ट में सबसे जो लास्ट पॉइंट है ये कहाँ होगा, ये आपको अरुणाचल में, ये है आपका किवितू, ठीक है, किवितू। और जो आपका एक वेस्ट में सबसे लास्ट पॉइंट है, ये एक विलेज है जो इंडिया में है, ये है आपका गौर मोती। तो ये याद रखिएगा, सबसे नॉर्थ में सबसे लास्ट पॉइंट इंदिरा कॉल, साउथ में सबसे लास्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट, ईस्ट में सबसे लास्ट पॉइंट किवितू, और वेस्ट में सबसे लास्ट पॉइंट गौर मोती, GHURMOTI। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? पहले ये अब 9 था, पर अभी क्या हुआ है कि आपका दामन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली को मिला दिया गया, तो अभी है टोटल 8। बिहार के अलावा प्रस्तावित झारखंड राज्यों से और कौन से राज्य जुड़े हुए? देखो आपको टोटल 5 राज्य जो है आपके झारखंड से जुड़े हुए। पहला है आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, इसको मैं मैप के साथ भी बताऊंगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल, उसके बाद हो गया आपका तो बिहार तो है ही, ठीक है, उसके बाद है उत्तर प्रदेश, इसके बाद है उड़ीसा, और उसके बाद है छत्तीसगढ़, ठीक है। अगर मैं इसको मैप में देखूं तो ये देखो, ये है, हमेशा मैप के साथ आप पढ़ा करो। चलो झारखंड ये आया, मैं बिहार में लगा रहा था, तो ये हो गया आपका झारखंड, ठीक है। ये ऊपर देखोगे तो ये है आपका बिहार, नीचे साउथ में देखोगे तो यहाँ ये आपका उड़ीसा, और यहाँ है छत्तीसगढ़, इधर ईस्ट में है आपका वेस्ट बंगाल, और इधर है आपका वेस्ट में उत्तर प्रदेश। तो टोटल आपका 5 स्टेट से ये लगता है, ठीक है। तो देखो यूपी तथा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं होगा, यहाँ में भी मध्य प्रदेश है, यहाँ में भी मध्य प्रदेश, एलिमिनेट कर लेते हैं आराम से। इसका जो आंसर है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोनों लगा हुआ है, किससे? आपका झारखंड से, ठीक है। भारत में सबसे अधिक गेहूं पैदा करने वाला राज्य कौन है? तो वो है आपका यूपी, याद रखना, ठीक है। यूपी जो है सबसे ज़्यादा गेहूं प्रोड्यूस करता है। अगर देखो, अगर व्हीट का बात आए ना, मतलब गेहूं का बात आए, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करता है वो है आपका यूपी, ठीक है। उसके बाद अगर कोई स्टेट है तो वो है आपका पंजाब, ठीक है। अगर यही पूछ ले कि राइस मतलब चावल, ठीक है, तो राइस सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? तो वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद यूपी। तो ये चीज़ आप याद रखोगे, फर्स्ट सेकेंड एटलीस्ट आप जरूर याद रखें। इसी की जगह बोल दूं कि शुगर कैन, जो आपका गन्ना होता है, सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? तो वो भी आपका यूपी करता है, ठीक है। मध्य प्रदेश से पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सबसे जो दाल जो होता है पल्सेस, ठीक है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश करता है, प्लस आपका सोयाबीन भी जो है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश ही करता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो आपका शुगर कैन रिसर्च सेंटर, मतलब जो आपका गन्ना अनुसंधान केंद्र है, वो कहाँ है? तो वो भी आपका यूपी में ही है, वो भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? याद रखिएगा, ये हुआ था आपका 1969 में हुआ था, जिसमें आपका 14 बैंकों को आपको नेशनलाइजेशन किया था। बाद में क्या हुआ था कि आगे चल के 6 बैंकों को, ठीक है, पहले तो 1969 में 14 बैंकों को किया गया, और उसके बाद 1980 में, ठीक है, 6 और बैंक को क्या कर दिया गया? नेशनलाइज कर दिया। पर यहाँ पहला ही है 1969 में, आपको याद रखना है 14 बैंक को किया गया था, ठीक है। टिहरी डैम कहाँ है? देखो, अगर एग्जाम में अगर 75 क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन श्योर है कि आपको ट्रिक वाले कोर्स से मिलेगा, जो मैं आपको करवाया हूँ, जिसको मिसलिनियस हर एक चीज़ को मैं वहाँ आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो वो जरूर देखा कीजिए, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। टिहरी बांध कहाँ है? तो आपको याद रखना, ये उत्तराखंड में, मैंने इसको ट्रिक से आपको याद करवा दिया कि ऊपर से ये सबसे हाइट पे, मतलब सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ है।
कर्नाटक तथा तमिलनाडु के अतिरिक्त कावेरी विवाद कौन अन्य राज्य में है? तो आपको पता है, मैंने बताया था, कावेरी के बारे में बताया था, ये निकलता है आपका हिमगिरी हिल से, ठीक है। कहाँ से निकलता है? ब्रह्मगिरी, हिमगिरी बोल रहा हूँ, ब्रह्मगिरी, ठीक है, ब्रह्मगिरी, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ब्रह्मगिरी, ठीक है, ब्रह्मगिरी हिल से निकलता है, जो कि आपका है कर्नाटका एंड तमिलनाडु में, ठीक है। एक चीज और याद रखना, तो यहाँ बोले कि कर्नाटक तमिलनाडु के साथ, और जो इसका विवाद है, पानी का बंटवारा का जो विवाद है, कौन से स्टेट के साथ है? तो याद रखिएगा केरला के साथ है। विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? आपको पता है 1930 में, ठीक है, फिजिक्स के लिए दिया गया था। किनको दिया गया था? ठीक है, तो ये दिया गया था सीवी रमन को, ठीक है। सबसे पहला किनको दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सीवी रमन। 1913 में दिया गया था किनको? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। क्यों दिया गया था? तो लिटरेचर में, लिटरेचर मतलब आपका साहित्य में दिया गया था। और जो ये दिया गया था कौन सा, मतलब साहित्य के लिए, कौन सा बुक के लिए, तो कौन सी रचना के लिए? तो गीतांजलि के लिए लिटरेचर में मिला था 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को। अमर्त्य सेन, ठीक है, अमर्त्य अपत्य हो गया, अमर्त्य सेन जो है इनको 1998 में मिला था, किसमें? अर्थशास्त्र में, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में इनको मिला था। और मदर टेरेसा इंपॉर्टेंट है, 1979 में इनको मिला था, ठीक है। डेट आपको जरूर याद रखना है, पूछ लिया जाएगा। तो 1979 में मिला था, और इनको जो मिला था पीस में मिला था, मतलब शांति के लिए इनको मिला था। इसका आंसर हो जाएगा 1930 में, जो विज्ञान में यहाँ पूछा, ठीक है। अगर यहाँ विज्ञान नहीं होता तब आंसर आपका रविन्द्रनाथ टैगोर होता, पर यहाँ पूछा विज्ञान के लिए, ठीक है। भाप के इंजन का आविष्कार कौन किया है? आर्किमिडीज आपको पता है, रिलेटेड टू आपका वाटर से, मतलब वाटर में अगर कोई, पानी में अगर कोई बॉडी डाला जाता है तो कितना पानी बाहर निकालेगा, उसका प्रिंसिपल जो दिया गया था आर्किमिडीज। एडिसन ने क्या किया है? तो आपका बल्ब डिस्कवर किया, न्यूटन के बारे में आपको पता होगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया है। चांद पर उतरने वाला सेकेंड, देखो अब यहाँ बोला है कि सेकेंड यात्री कौन था जो चांद पे उतरा था। अगर पहला बोलूँ तो वो है आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब? तो ये जो गए थे, इन लोग आपको याद रखना, ये गए थे 1969 में, ठीक है। सेकेंड जो गए थे वो भी सेम स्पेसशिप में ही गए थे, पर वो उतरे सेकेंड में थे, ठीक है, तो वो ये भी 1969 में ही गए थे। तो जो सेकेंड अंतरिक्ष यात्री थे जो चांद पे उतरे थे वो है आपका एल्ड्रिन, ठीक है। तो सबसे पहला नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सेकेंड एल्ड्रिन, यहाँ सेकेंड पूछा है, ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो यूएसए के। अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैं इस तरीके से पूछ लूँ कि पहला स्पेस में जाने वाला कौन था, तो आपको कौन था? तो याद रखना यूरी गागरिन, यूरी गागरिन, ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो आपको याद रखना है सोवियत यूनियन, जिसका पार्ट पहले रसिया भी था। यूरी गागरिन सोवियत यूनियन के थे। और ये कब गए थे? तो 1961 में। तो सबसे पहले स्पेस में कौन गया? यूरी गागरिन 1961 में। और सबसे पहले चांद पे कौन गया? नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में। और एल्ड्रिन जो थे वो सेकेंड पर्सन थे 1969, जो कि यूएस के थे। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? अब यहाँ भारत में पूछा है, ठीक है, तो भारत का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका MS स्वामीनाथन। अगर यही वर्ल्ड होता तो होता नॉर्मन ब्लॉक। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन? अब देखो यहाँ पूछा कि भारत में, ठीक है, भारत में, ना कि भारत का। एक तो अगर पूछता भारत का तो POK में जो हमारा है, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ठीक है, उसमें है आपका K2, ठीक है, गॉडविन एंड ऑस्टिन, वो होता। पर यहाँ पूछा भारत में, तो भारत में कौन सा अभी जो है हमारा कंचनजंगा है, जिसका हाइट है 8.5 किलोमीटर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो आपको याद रखना है इंडियन नेशन। छोटा नागपुर प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित है, सबको पता है पूरा का। छोटा नागपुर जो है आपका, इसका जो जैसे कि आप एग्जाम्पल में ले लो, आपका झारखंडी पूरा छोटा नागपुर में आता है, प्लेट्यू में, मतलब पठार पे। तो उसमें क्या है? सबसे ज्यादा खनिज उनिज पाया जाता है, तो खानों पर है, ठीक है। 3 स्तरीय पंचायत राज्य का मुख्य भाग क्या होता है? मैंने बताया था, पहला होता है एक आपका विलेज लेवल पे, दूसरा होता है ब्लॉक लेवल और तीसरा होता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। पर सबसे जो इंपॉर्टेंट है मुख्यतः भाग है वो है आपका ग्राम पंचायत। विधान परिषद, जिसको हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, की कुल सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकती। तो कितना से? इसको के विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो इसमें जितना भी होगा उसका 1/3 ही इसका होगा। अगर इसका 30 है तो इसका 1/3 कितना होगा? तो यहाँ 10 होगा। तो ये हमेशा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो होता है हमेशा 1/3 होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो याद रखिएगा 320,
340 बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पिछड़ा वर्ग कमीशन जो बनाया गया था, कमिटी जो बनाया गया था पिछड़ा वर्ग का, मतलब बैकवर्ड क्लास कमीशन जो बनाया गया था, ये अनुच्छेद 340 के अंदर। 330 क्या है, तो एसटी और एससी को जो रिजर्वेशन मिलता है लोकसभा में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एसटी एससी को जो लोकसभा रिजर्वेशन मिला है, सीट मिला है, वो 330। 324 आपको पता होगा, निर्वाचन, दैट मीन्स इलेक्शन कमीशन, ठीक है। निम्न में से क्या पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता? आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो माध्यमिक शिक्षा जो है पंचायती राज के क्षेत्र में नहीं आता है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र की संख्या किस राज्य में? देखो, सबसे ज्यादा जो सीट लोकसभा में जाता है वो है आपका यूपी से, टोटल 80 एमपी चुन के जाते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश से, कितना? मध्य प्रदेश बोला, महाराष्ट्र 48। उसके बाद अगर मैं बिहार का बात करूं तो 40, ठीक है। तो बिहार से 40 जाते हैं। टॉप दो कौन है? तो पहला है आपका यूपी, दूसरा है आपका महाराष्ट्र। यहाँ क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा, तो यहाँ महाराष्ट्र है नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेता है? तो आप याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ओडिसी, ओढ़नी। ओडिसी से ओढ़नी। ओढ़नी कौन ओढ़ता है? सिंपल सी बात है, नारी लोग ही ओढ़ती है, लेडीज ओढ़ती है, तो पुरुष तो ओढ़ता नहीं ओढ़नी, तो ओडिसी। ओडिसी एक ऐसा डांस है आपका जो शास्त्रीय क्लासिकल नृत्य है जिसमें मैन जो है, पुरुष जो है भाग नहीं लेते। विश्व में जनसंख्या के अनुपात में भारत की जनसंख्या कितनी प्रतिशत? ये वेरी करेगा, कहीं आपका 17.9 लिखा होगा, 17.7 लिखा होगा। इसका आंसर जो होता है वो है 17 पॉइंट्स में कुछ आपको दिया होगा, तो 17.7%। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? सिंपल सी बात मैंने अभी बताया, वो है आपका उत्तर प्रदेश, 80 सीट है यहाँ। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब 7 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से दिखेंगे, जो कि बहुत ही सिलेक्टेड ले गए हैं, जो डायरेक्टली एग्जाम में आपको दिख सकेगा, ठीक है। हु अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कतार? कतार में राजदूत कौन अपॉइंट किए गए अभी रिसेंटली? तो वो है आपके दीपक मित्तल। विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड जीवन अमृत योजना? ये जो है किया गया आपका मध्य प्रदेश के द्वारा। आखिर क्या है बता देता हूँ। आप देख रहे हो कोविड-19 का चर्चा चल रहा है, कोविड-19 जो कोरोना वायरस, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार जो है काइंड ऑफ चूरन टाइप का बना के दे रहे हैं, मतलब लोगों को, ठीक है, स्पेशली जो हॉटस्पॉट है, ताकि उनका इम्यूनिटी बढ़ पाए, ठीक है। तो ये है आपका जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश। हु वाज अपॉइंटेड एज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन द यूएन? देखो, पहले थे अकबरुद्दीन का आपने नाम सुना होगा, तो वो पहले इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे यूएन में। अब इनको चेंज हो गया, अब जो हो गए वो हो गए आपके टी.एस. त्रिमूर्ति। विच स्टेट स्टार्टेड आयुर रक्षा क्लिनिक? ये भी है क्या कोरोना, मतलब कोविड-19 से बचाव के लिए केरला ने क्या किया है कि आयुर्वेद का सहारा ले रहे हैं, आयुर्वेद का क्लिनिक खोलें जिससे कोरोना के पेशेंट को ठीक किया जाए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपका दिस सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, तो ये कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा ये गांधीनगर में। अब ये लेटेस्ट है, तो इसका ये भी याद रखिएगा कि IFSCA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। विच इंडियन ओरिजिन गर्ल हैज नेम द फर्स्ट हेलीकॉप्टर टू मार्स? देखो ये क्या है, क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है। ऐसा हुआ था कि नासा ने एक प्रोग्राम मतलब ऑर्गेनाइज कराया था, ठीक है, मतलब कंपटीशन था, उसमें ये लड़की का नाम है वनीजा रूपानी। इन्होंने क्या किया, वो कंपटीशन को जीता। उसके बाद इनके द्वारा जो नाम दिया गया वही हेलीकॉप्टर का नाम पर है जो मार्स पे जाएगा, ठीक है। तो ये वनीजा रूपानी, ये इंडियन ओरिजिन है। विच स्टेट हैज स्टार्टेड नेबरहुड क्लासेस? ठीक है। अब ये क्या है, तो देखो कोविड-19 चल रहा है, मतलब कोरोना वायरस का जो बात चल रहा है, तो त्रिपुरा सरकार ने क्या किया है कि अब मान लो अगर आप टीचर हो, ठीक है, तो आपके आमने सामने के 5 घर के बच्चों को, मतलब 5 बच्चा है मान लो, तो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, ठीक है, आप 5 बच्चे को पढ़ाओगे, ठीक है। क्यों किया गया आप समझ रहे हो, बच्चे लोग अभी स्कूल नहीं हो रहे थे इसलिए ये सब स्टार्ट किया गया। तो ये है आपका त्रिपुरा। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। टोटल मैंने आपको इसको छोड़ के मैंने 40 क्वेश्चंस आपको करवा दिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन दबा लेना है ताकि आपको सबका नोटिफिकेशन मिल पाए, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे अगेन नए हो और आपने इस कोर्स को भी ज्वाइन नहीं किया, अगर आप दरोगा मेंस वाले में इसलिए मैं नीचे भी लिख दिया हूँ, ठीक है,
क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ मैंने एनालाइज भी कर दिया। अगर वो एनालिसिस अगर आपने नहीं देखा है, एनालिसिस वीडियो बहुत ही मेहनत करके पूरा एनालिसिस किया गया वो वीडियो पे, तो वो जरूर देख लीजिएगा। 2 वीडियो एनालिसिस में आ चुका है। अगर दरोगा मेंस आप निकालना चाह रहे हो तो वो जरूर देखो उस वीडियो को, इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि मैथ्स रीजनिंग में अगर 25 क्वेश्चन आता है तो आप कम से कम 20 प्लस स्कोर करो, और अगर 22 क्वेश्चन भी आता है तो ये है कि चलो 20 तो कम से कम स्कोर उसमें भी आप कर लो, ठीक है। मतलब 80% का टारगेट रहेगा दरोगा मेंस में हमारा। और जो इन्फोर्समेंट एसआई दे रहे हैं इनका मैं अभी एनालिसिस वीडियो लेके आऊँगा, किस तरीके से इन चीज़ों को पढ़ना है, ताकि आप भी अभी श्योर होके चलो। चाहे कंपटीशन कितना भी हो, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप आराम से क्रैक कर लोगे अगर चीज़ों को आप सही से फॉलो करोगे तो। सो आपको वीडियो फॉलो करते रहना है, कुछ डाउट हो नीचे बताना है। सो थैंक यू सो मच गाइस, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, जय हिंद।